आर यू? ठीक है आप लोग? तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रायिकता। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर है आपका प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता के बारे में पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रायिकता, लेकिन प्रायिकता के बारे में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो आज संक्षेप में हम आपको कुछ बता देते हैं, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या है ना? वैसे दैनिक जीवन में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि एक सिक्के को, है ना? आप सिक्के रोज उछालते हैं, है कि नहीं? बचपन में हम लोग भी खूब सिक्के खेले हैं, आप लोग भी खेले हैं, है कि नहीं? तो मान लीजिए कि एक सिक्का है ना, सिक्के को अगर आप उछालते हैं, सिक्के को उछालते हैं तो क्या संभावना हो सकती है? या तो एक अगर सिक्के को हम लोग उछालें तो दो संभावनाएं बनती हैं, या तो उस पर लिखा हुआ हेड आए या तो फिर टेल आए, है कि नहीं? लेकिन दोनों साथ नहीं घटित होता। दोनों की संभावना है कि या तो चित्त आए या तो फिर पट आए। चित्त को, हेड को ही चित्त कहते हैं और टेल को ही पट कहते हैं। ठीक है ना? और या इसको शीर्ष या पुच्छ भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम अभी बताएंगे आपको। तो जब हम एक सिक्के को उछालते हैं, सिक्का है जेब में है तो आप उछाल कर देख सकते हैं, तो सिक्के को जब उछालते हैं तो दो संभावनाएं होती हैं। एक संभावना चित्त आने की, दूसरा पट आने की। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि दोनों आए। अगर सिक्के को उछालेंगे तो दो संभावना तो है कि या तो चित्त आए या तो पट आए, या और ये भी निश्चित है कि अगर हम उछाल दे सिक्के को तो दोनों में से कोई एक घटना तो जरूर घटेगी। चाहे चित्त आने की घटना घटित हो जाए, चाहे पट आने की घटना घटित हो जाए, होगी ही होगी, क्योंकि सिक्का खड़ी नहीं हो सकता। कभी बहुत रेयर केस में कहीं भी कहीं खड़ी हो सकती है, यानी 99% नहीं, 1% कभी खड़ा, वो भी नहीं परसेंट, 0.1% मान, 0.001% होगी जो खड़ा हो सकती है, नहीं तो सिक्का खड़ा नहीं होगी। तो चित्त आने और पट आने की घटना में से दोनों में से कोई एक घटना जरूर घटेगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो घटनाएं हैं, है ना? तो ये तो हम कह रहे हैं कि चित्त आ जाएगी, पट आ जाएगी, है ना? या चित्त आने की घटना एक, अगर मान लीजिए कि घटना है, चित्त आना एक घटना है, पट आना एक घटना है, तो ये घटित हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो इसी चित्त और पट आने की घटना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाती है। यानी गणितीय भाषा में किसी चित्त और पट आने की घटना को ही हम लोग गणितीय भाषा में प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, और इसे संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं किसी घटना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाती है, जिसका मान
सदैव 0 और 1 के बीच होती है ना, जिसका संख्यात्मक मान 0 और 1 के बीच होती है। ठीक है, अब दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पासा है। ठीक है, आप जो लूडो खेलते हैं तो एक पासा होता है जिस पे 1 से लेके 6 तक की संख्याएं लिखी होती है। जब एक पासा फेंकते हैं तो आप चिल्लाते हैं 6 आ जा, 6 आ जा, 6 आ जा, 6 आ जा, है ना। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि 6 आ जाए। हाँ, संभावना है कि 6 आ सकती है, लेकिन निश्चित नहीं होती है कि 6 आएगी। यानी 1 से लेके 6 तक में से कोई भी संख्या आ सकती है। तो यहाँ पर कुल संभावना है 1 के घटित हो जाने की। 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है और 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है कि नहीं। तो इन 6 संभावना, कुल हमारे पास जो है 6 संभावना है, और इस 6 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकती है। निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते कि इसमें से कौन आएगा। ठीक है, तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, करने पर किसी घटना के घटित संभावना को गणितीय भाषा में घटना के गणितीय भाषा में घटना के घटित होने की प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, इसे P ऑफ E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी परीक्षण को, परीक्षण मतलब हम लोग प्रयोगी सिक्के को उछालते हैं या पासे को उछालते हैं, तो सिक्के को उछालना या पासे को फेंकना परीक्षण कहलाती है। ठीक है, हम परीक्षण का मतलब ये हुआ कि हम लोग कोशिश करते हैं, इस बात का परीक्षण करते हैं कि 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए। जैसे आपको किसी की गोटी को काटनी होती है तो आप सोचते हैं, या गोटी आपके घर में होती है, उसको बाहर निकालने के लिए 6 की ज़रूरत होती है, तो आप घुमाकर चिल्लाते हैं 6 आ जाए, 6 आ जाए, 6 आ जाए, है ना। तो परीक्षण 6 आने की आप कर रहे होते हैं कि काश 6 आ जाए, है ना। या काटनी हो, 5 की ज़रूरत हो तो आप हिलाकर बोलते हो कि 5 आ जाए, 5 आ जाए, 5 आ जाए, है ना। लेकिन घटना घटित होने के बाद ही पता चलता है कौन सी नंबर आई, है ना। तो उस वही परीक्षण है। तो किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना की, है ना,
जैसे 6 आना, 5 आना, 4 आना। किसी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय भाषा में घटना के घटित होने की प्रायिकता कहलाती है। इसे P ऑफ E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर P कोई घटना है, मान लीजिए, माना कोई घटना के या ऐसे मान लीजिए, माना कोई घटना ई है। ठीक है, मान लीजिए कोई घटना ई है, तो ई के अनुकूल संभावित परिणाम, ठीक है ना, नंबर ऑफ, उसको हम लोग नंबर ऑफ ई से प्रदर्शित करते हैं, और कुल संभावित परिणाम जिसको नंबर ऑफ एस से प्रदर्शित करते हैं। तो घटना जो ई है ना, जो घटना ई है, जो इसका एस का उपसमुच्चय है, ये घटना भी ई उपसमुच्चय एस होना चाहिए। ठीक है, ये जो घटना घटित है वो प्रतिदर्श समष्टि एस का उपसमुच्चय होना चाहिए। ठीक है, तब घटना, तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, अच्छा ये प्रायिकता होगा ना, प्रायिकता। ठीक है, तो कोई घटना ई है, उसके घटित होने की प्रायिकता को हम क्या प्रदर्शित करते हैं, P ऑफ E। तो प्रायिकता P ऑफ E, या इसको बाद में लिखिए, प्रायिकता हो जाती है घटना ई के या ई के अनुकूल संभावित परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। ठीक है, अब इसी संकेत को के रूप में प्रदर्शित करते, तो घटना ई है, उसकी प्रायिकता को क्या प्रदर्शित करेंगे, P ऑफ E। ई के अनुकूल संभावित परिणाम कितना है, कुल टोटल नंबर ऑफ ई है, और कुल संभावित परिणाम एस है, यानी नंबर ऑफ एस। तो ये हो गया प्रायिकता बराबर, यानी P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। यही फंडा है आपका पूरे सवालों में लगाने का। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, तो नोट में लिख लीजिएगा किसी घटना के घटित होने की संभावना
को रूप में मापा जाता है जिसका मान 0 व 1 के बीच होता है। अब मान लीजिए, माना किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता P ऑफ E है तथा घटना E के न घटित होने की प्रायिकता P ऑफ, जिसको P ऑफ E बार या P ऑफ E डैश से प्रदर्शित करते हैं, है ना, है। तो इन दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है ना, यानी P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। एक सूत्र ये हुआ। या इसको इसमें इस रूप में भी लिख सकते हैं, P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है। P ऑफ E डैश को पूरक घटना भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग, इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा परीक्षण जिन्हें करने पर यादृच्छिक परीक्षण, ऐसे जिन्हें करने पर कुछ विशेष परिणामों में से एक परिणाम आए, परंतु यह ज्ञात
न हो कि कौन सा परिणाम होगा। यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा परीक्षण जिन्हें करने पर कुछ विशेष परिणामों में से एक परिणाम आए परंतु यह ज्ञात न हो कि कौन सा परिणाम होगा, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक सिक्के को एक बार, है ना, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, अब सोचिए एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, तो ये बात आपको पता है कि जब एक सिक्के को उछालें तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो यहाँ परिणाम संभावित परिणाम हैं, है ना, यहाँ दो संभावित परिणाम हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन है। ये तो पता है कि कौन कौन संभावित परिणाम होंगे, लेकिन ये पता नहीं कि इन दोनों में से कौन है ना। तो ऐसे परीक्षण को हम लोग यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। उसी प्रकार जब एक पासे को ठीक है ना, तो इसमें देखिए जब इसको उछालेंगे तो इसमें से H भी आ सकता है और T भी आ सकता है। तो ये जो आने की संभावना है वो कुल क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि के अवयव हो जाएंगे। और ये घटनाएं, चूंकि इसका जो उप समुच्चय होगा H होगा, T होगा, HT होगा, है ना, तो जो उप समुच्चय होगा वह घटना होगा, है ना। ऐसे घटना को हम लोग सरल घटना भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक पासे को एक बार उछाला जाता है, या फेंका जाता है, तो अब बताइए एक बार उछालेंगे तो कितनी घटनाएं घटेंगी। एक पासे को अगर हम लोग उछालें तो पासे पे 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। अब इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। 1 2 3 4 5, है ना। इन 6 में से कोई भी आ सकती है। तो आने पर ये जो हमारा मिलेगा S प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक घटना घटित हो सकती है, लेकिन हमको मालूम नहीं है, है ना, यह ज्ञात न हो कि कौन सा परिणाम होगा। तो ये तो पता है कि इन 6 नंबरों में से कोई एक नंबर आएगा, लेकिन ये पता नहीं है कि इनमें से कौन आएगा। ठीक है, तो ऐसे परीक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। प्रतिदर्श समष्टि
जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं, के सभी संभावित परिणाम, सभी संभावित परिणामों के समुच्चय संभावित परिणामों का समुच्चय लिखिए, का समुच्चय उस प्रयोग का, उस प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ठीक है, किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? तो चूंकि एक पासे पर कौन कौन संख्याएं लिखी होती हैं? पासे पर 1 से लेके 6 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6। तो इस पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। ठीक है, जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास 6 संभावनाएं होती हैं, या तो 1 आए, या 2 आए, या 3 आ जाए, है ना, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, है कि नहीं? कुल गिनेंगे तो 6 संभावनाएं होंगी। या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। यानी एक साथ 1 से अधिक तो आएगा नहीं, 1 से अधिक कतई नहीं आएगा, आएगा 1 ही होगा। अब इसमें से चाहे कोई भी आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई 1 ही आएगा, चाहे 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, इनमें से कोई 1 ही घटित होगी। ठीक है, लेकिन संभावना तो सबकी बन रही है। किसकी किसकी? 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। तो अगर इसको समुच्चय के रूप में, समूह के, ये देखिए संख्याओं का ये समूह हो गया, 1 से लेकर 6 तक के संख्याओं का समुच्चय है। अगर इसको हम मान लें कि ये S बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसको मंझले कोष्ठक में रख दिया जाए, ये एक समुच्चय है, और इसको मंझले कोष्ठक में रख दिया जाए और S के बराबर मान लिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? एक समुच्चय। क्या कहलाएगा? ये एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है,
तो समुच्चय को, है ना, तो अभी हमने कहा था यहाँ समुच्चय जो आया था उसके बारे में आप समझ लिए। तो इसी को क्या, संख्याओं के एक समूह को मंझले कोष्ठक में रख दिया जाए और उसे ABCD XYZ कुछ भी मान लिया जाए तो वह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और ये जितने भी हैं, ये जितने भी संख्याएं हैं इस समुच्चय के क्या कहलाते हैं, ये सब सरल घटनाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सरल घटनाएं। प्रत्येक संख्या जो होगी वो प्रतिदर्श बिंदु कह दीजिए, प्रतिदर्श बिंदु या सरल घटनाएं। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, ये घटनाएं होंगी, ये प्रतिदर्श समष्टि है। और जो भी घटना घटित होगी, पासे को अगर उछाला जाए तो कोई दूसरी संख्या आकर नहीं गिरेगी। इस पासे पे लिखी हुई संख्या जो हमको मालूम है 1 2 3 4 5 6, है ना, इनमें से ही कोई एक घटना घटित हो सकती है। यानी कि इन 6 संख्याओं में से कोई भी एक संख्या आएगी जिसको हम लोग सरल घटना या प्रतिदर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो इसी को समुच्चय के रूप में लिखना ही प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। और इन सभी घटनाओं को नंबर ऑफ एस लिखते हैं। तो 6 घटनाएं हैं, यानी जितने अवयव होंगे उतनी घटना होगी, वही यस के अवयव कहलाएंगे, यानी नंबर ऑफ एस इजिकल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हेडिंग देखिए, घटना। इसको इवेंट, प्रतिदर्श समष्टि एस, है ना, प्रतिदर्श समष्टि एस के प्रत्येक उप समुच्चय, प्रत्येक या किसी भी लिख लीजिए, प्रत्येक या किसी उप समुच्चय या कोई, प्रत्येक या किसी की जगह कोई कर लीजिए, कोई उप समुच्चय घटना कहलाती है। ठीक, घटना उप समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि। या मान लीजिए कि ई है, कोई घटना ई है, तो वह एस का उप समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, कोई भी घटना है वो एस का उप समुच्चय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एस इजिकल टू प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक की सभी संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 6 तक की सभी संख्याएं प्रतिदर्श समष्टि एस की अवयव कहलाएंगी। और इसमें से कोई भी घटना ई, अगर मान लीजिए कोई घटना एक घटित होती है, जैसे 4 आती है, एक पासे को एक बार फेंकने पर ऊपर
4 आती है तो 4s का उपसमुच्चय होना चाहिए और होगा, है ना, 4s का उपसमुच्चय होगा। तो यह एक घटना होगी जो s का उपसमुच्चय होगा, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक गुण देखते हैं। इसको एलिमेंट्री ELEM प्रॉपर्टीज, ठीक है। एलिमेंट्री अगर कोई घटना E है उसकी प्रायिकता P ऑफ E है और घटना E के न घटित होने की प्रायिकता E बार है, तो इसको P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि 0 लेस देन इक्वल P ऑफ E लेस देन इक्वल 1, या P ऑफ E की वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर या 1 के छोटा होगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है P ऑफ phi इज इक्वल टू 0, मतलब रिक्त समुच्चय का की घटना प्रायिकता शून्य होती है और P ऑफ S इज इक्वल टू 1। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके लिए मान लीजिए कि माना E एक घटना है, E एक प्रतिदर्श समष्टि S की एक घटना है ना, प्रतिदर्श समष्टि S की घटना है, अर्थात E उपसमुच्चय S है और जिसकी प्रायिकता P ऑफ E है, जिसकी प्रायिकता P ऑफ E है, अर्थात घटना E के घटित होने की प्रायिकता P ऑफ E है और घटना E के न घटित होने की प्रायिकता P ऑफ E डैश है। तो P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1, ये एक सूत्र है, ठीक है। या इसको P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1, दोनों में से कोई भी
घटना के न घटित होने की प्रायिकता को P ऑफ ई डैश या P ऑफ ई बार से भी आप अब इसी सूत्र से P ऑफ ई डैश की वैल्यू निकाल लें। P ऑफ ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ ई। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दी हो और उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो इस दूसरे समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी प्रकार फेंटी गई बावन पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का के में से कर लीजिए में से एक इक्का के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से विराज तो बड़ी तेज खुश हो गया होगा। क्यों विराज? ताश की गड्डी सुनते ही आपको आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। क्या बात है ना? खुशी हो गई है। तो कितने लोगों ने ताश की गड्डी खेली है? यानी ताश कितने लोगों ने खेला? अगर ताश खेले हैं तो बुरा नहीं। ताश एक गेम है जो अच्छी गेम है, जो आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो हम लोगों के अगल बगल भी ताश खेलने वाले थे। अगर हम लोग जाके देखते थे, पहले तो समझ नहीं आती, और समझ नहीं आती तो खेलने का इरादा तो छोड़ ही दीजिए। जहाँ खेलने बैठते ऊपर वाले दबाव डालते, कहाँ घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो। खेलना तो छोड़िए, देखना भी मुश्किल था। ठीक है, तो हम लोग बचपन में खेल नहीं पाए ताश, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब हम लोगों को प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है ना? तो ताश की गड्डी में इतना तो मतलब नॉर्मल पता है। नॉर्मल ये पता है कि 52 पत्ती होती है और सभी 4-4 पत्तियां होती हैं। कुछ का नाम याद है, कुछ का नाम याद नहीं होता, या पत्ती पहचान नहीं पाएंगे, है ना। इक्की दुग्गी, है ना, और क्या कहते हैं, किंग, बेगम, बादशाह, है कि नहीं, ये सब होता है। तो अब हम लोगों को ये समझ में आने लगे, है ना। तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या बराबर 52, है ना। तो प्रतिदर्श समष्टि हमारा S जो होगा उसमें 52 पत्ते होंगे। ठीक है,
यानी नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। अब चूंकि गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होती है, इक्कों की संख्या 4 होती है। ठीक है, किसी भी 52 पत्तों में इक्को की संख्या कितनी होती है, 4। अब मान लेते हैं कि माना एक पत्ता निकालने पर इक्का होने की घटना या इक्का आने की घटना हम मान लेते हैं कि ई है। ठीक है, तो ई कई बार अगर हम 52 में से एक एक पत्ता निकालें तो इक्का कई बार निकलेगा, 4 बार, है ना। तो ई के अनुकूल हमको एक ही निकालना है, लेकिन कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, तो ई के अनुकूल संभावित परिणाम 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यानी कि नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू हमको मालूम हो गया 4। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या होगा, अभीष्ट प्रायिकता P ऑफ E बराबर E के अनुकूल संभावित परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अब इसी को प्रतीक के रूप में अगर आप लिख लेंगे तो क्या होगा, P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E बाई नंबर ऑफ S। अब इसमें मान रख दीजिए, घटना E के अनुकूल संभावित परिणाम 4 है और कुल प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी है, 52। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 52। इसको काट दीजिए, 4 1 जा 4, 4 13 4 जा 52, यानी 1/13। ये आंसर हो जाएगा। यानी कि ग्राह एक डिब्बे में पांच लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, तथा 6 4 कर लीजिए, 4 हरे कंचे हैं।
एक कंचा यादृच्छा निकाली जाती है। निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा लाल है। दूसरा, वह सफेद कंचा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए लाल कंचों की संख्या। कंचों, कच्चों नहीं, कंचों की संख्या 5, सफेद कंचों की संख्या 8, हरे कंचों की संख्या 4। अब कुल कंचों की संख्या बराबर लाल प्लस सफेद प्लस हरे कंचे। तो लाल 5 है, सफेद 8 है, हरा 4 है, जोड़ दीजिए तो 8 5 13, 8 5 17। अब माना निकाली गई गेंद निकाली गई कंचे के लाल होने की घटना ई है। तो ई के अनुकूल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? अगर हम कुल उस डब्बे में कुल 17 कंचे हैं जिसमें से 5 लाल हैं, तो 17 बार निकालेंगे तो 17 बार में 5 ही बार में लाल रहेगा। तो ई के अनुकूल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 5, यानी नंबर ऑफ, इसको E1 कर लीजिए क्योंकि 2 3 है, E1 नंबर ऑफ E1 इज इक्वल टू 5। और कुल संभावित परिणाम यानी 17 बार निकालेंगे तो कुल संभावित परिणाम हो जाएगा
संभावित परिणाम 17, यानी नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 17। तो अभीष्ट प्रायिकता, पहला अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी? P ऑफ E1 इजकल टू नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। मान रख दीजिए ये 4 है, सॉरी 5 है, 5 बटे 17, ये एक आंसर हो जाएगा। दूसरा इसी तरह मान लेंगे, माना पहले, अब दूसरा के लिए मान लीजिए, माना निकाली गई गेंद, निकाली गई कंचा के सफेद होने की घटना E2 है। तो E2 के अनुकूल संभावित परिणाम चूंकि सफेद 8 है तो ये 8 हो जाएगा, अर्थात नंबर ऑफ E2 इज इक्वल टू 8। तो अभीष्ट या कंचा के सफेद होने की घटना प्रायिकता, ठीक है। P ऑफ E2 इजिकल टू नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। ये 8 है, ये 17 है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे।